ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि म्यांमार के रखाइन प्रांत में वहां की सेना को एक सामूहिक कब्रगाह मिली। कब्रगाह से अभी तक 45 हिंदुओं के शव निकाले जा चुके हैं। वहां की सरकार ने बताया कि 1000 हिंदू अब भी लापता हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कब्रगाह से शव निकलने का काम अब भी अधूरा है। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या को लेकर भारत का स्टैंड साफ है। सरकार का कहना है कि ऐसे शरणार्थी जिनके पास संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज नहीं है उन्हें वापस जाना होगा। लेकिन ऐसे कई लोग, कई संगठन, कई राजनीतिक दल हैं जो इस बात का बुरा मान गए हैं कि सरकार क्यों रोहिंग्या को वापस जाने के लिए बोल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग रोहिंग्या को इसलिए भारत से नहीं भेजना चाहते क्योंकि उन्हें रोहिंग्या के मानवाधिकार की फिक्र है, उन सभी लोगों को उन हिंदुओं के मानवाधिकार दिखाई नहीं पड़ते। उन सभी लोगों को यह भी जरूरी नहीं लगता कि कम से कम इस बात पर सवाल तो उठाए जाएं कि म्यांमार में रह रहे जिन हिंदुओं को कब्र में पहुंचा दिया गया उनका कसूर क्या था। इस देश में जब कश्मीर का कोई पंडित अपना सारा बचपन, सारी जवानी और सारा बुढ़ापा भी टेंट में गुजार देता है और अपने जले हुए घर में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता तो किसी को बुरा नहीं लगता। आज हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हिंदुओं की तकलीफ पर रोना, हिंदुओं के दर्द पर परेशान होना, हिंदुओं की परेशानी पर सवाल उठाना इस देश में गुनाह है? कमाल देखिए कि इस देश के एक राज्य में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के मुखिया को अदालत साफ साफ कहती है कि आप मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के त्योहार में प्रशासनिक दखल दे रही हैं। लेकिन ऐसे नेता अपना विज्ञापन एक सेक्युलर नेता के तौर पर पेश करते हैं और ऐसे ही नेता ये जानते हुए भी कि रोहिंग्या के रिश्ते आतंकी संगठनों से हैं, सरकार को कहते हैं कि आप उन्हें मत निकालिए, उनके भी मानवाधिकार हैं। आज इसीलिए हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हिंदुओं के कंकाल पर चुप रहने से वोट मिलेंगे क्या? ताल ठोक के आज की बहस इसी सब पर। सरकार का विरोध करना मैं समझता हूं लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन सरकार को निशाने पर लेते समय देश को निशाने में लेने की जो बात चलती है ये बहुत बुरी परंपरा बनेगी। जो कह रहे हैं रोहिंग्या के मामले में वो सरकार सही कर रही है, सरकार की भूमिका सबने साथ में होना चाहिए, अन्यथा आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी इन लोगों को माफ नहीं करेगी। जो खून किया है उसकी सारी बिरादरी को और सारे समूह को और सारे गांव को, सारे जिले को आप एक रंग से रंग देने की कोशिश कीजिएगा तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा नहीं है। जिन्होंने भी किस हिंदू की, पिछड़े की, जैन की, बौद्ध की हत्या की है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि सभी वारदातों को, घटनाओं को निंदा करते हैं, वो भारत में हो या भारत के बाहर किसी देश में। ये रोहिंग्या मुसलमान विशेष रूप से, हिंदू नहीं, बौद्ध नहीं, वो आतंकी हैं, अराजकतावादी हैं, गद्दार हैं, अपराध वृत्ति के हैं। जिन हिंदुओं ने उनके इस विद्रोह में और हिंसा में साथ नहीं दिया बल्कि ब्रह्म देश के वफादार बनकर रहे, मानवीय बनकर रहे, उनको बंदी बनाना, कत्ल करना और उनको दफना देना, इस क्रूर कृत्य को भी उन्होंने किया है। भारत सरकार ने अपना स्टैंड कोर्ट में बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारी सहानुभूति उनके साथ है, पर देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पनाह देना बड़ा मुश्किल है। पर हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कोई विशेष जगह नहीं है। हमने इंसानियत के नाते उनकी मदद करना हो करेंगे, पर उन्हें पनाह नहीं दे सकते। हिंदुओं के वहाँ पर कंकाल मिले हैं और उन्होंने दबाया। जिस देश के वो हैं वो देश उनको कह रहा है कि आप निकल जाइए हमारे देश से। उन्हें हमें यहाँ पर शरणार्थी रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब भी नोट करिए, जब भी कोई प्रॉस्परस देश के अंदर आप शरणार्थी लाते हैं वो अल्टीमेटली वो अपना हक जमाना शुरू होते हैं और देश खंड हिस्सों में बंटना शुरू हो जाता है। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आरएसएस के जानकार हैं। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं सुशील पंडित, कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाते हैं, अक्सर आप उनको टेलीविजन पर देखते हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुंबई से कार्यक्रम का हिस्सा हैं। फहीम बेग इस्लामिक स्कॉलर हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। और सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं, वो AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपको ये बताते हुए कि 1.5 मिनट का समय आप सबको मिलेगा पहले सवाल का जवाब देने के लिए। घड़ी चलती रहेगी उस समय तक, और 1.5 मिनट पूरा होने के बाद सब पहले सवाल का जब जवाब दे चुके होंगे, आप खुलकर अपनी बात एक दूसरे से भी कह सकेंगे। उसमें भी हमारी गुजारिश है मेहमानों से
कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरा कम से कम डिस्टर्ब ना करे, बीच में ना बोले, ताकि दोनों की बात साफ साफ सुनाई दे सके। सैयद असीम बकार, सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर पैरवी की है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने की छूट दी जाए। अब म्यांमार में यह साबित हो जाने के बाद, वहां की सरकार के बता देने के बाद कि वहां से ये लोग हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार करके आए, 45 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि इनके मानवाधिकार के लिए आपकी पार्टी लड़ेगी हिंदुस्तान में अपनी सरकार से? देखिए, म्यांमार की सरकार ने जो भी आंग सान सूची ने जो भी प्रेस करके देश को बताने, दुनिया को बताने की कोशिश की है, मैं उसकी मुखालफत करता हूं, क्योंकि एक रणनीति के तहत म्यांमार की हुकूमत ने और आंग सान सूची ने हिंदुओं की सिंपैथी पाने के लिए और पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जिस तरह भी म्यांमार बदनाम हो रहा था कि हिंदुओं को भी मार रहा है, वो उन्होंने रणनीति के तहत ऐसा किया है। और ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि जिन 45 हिंदुओं की लाशें मिली हैं, मुझे यकीन है कि आंग सान सूची जैसी एक औरत ने अपनी आंखों, अपनी निगाहों के सामने अपनी आर्मी से उन लोगों का कत्ल करवाया, उनको गड्ढों में गड़वाया रणनीति के तहत, और कुछ दिन के बाद निकालकर दुनिया से बताया कि इनको रोहिंग्या मुसलमानों ने मारा है। मैं आपके चैनल पर खुलकर यह बात पूछना चाहता हूं दुनिया के तमाम लोगों से कि अभी 1 हफ्ता 10 दिन गुजरे हैं, 200 रोहिंग्या हिंदूज को म्यांमार के बौद्धों ने जिंदा जला दिया, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और 3-3 महीने के बच्चे भी थे। रोहिंग्या हिंदू थे वो, जिनको जलाया गया 200 हिंदुओं को, उनके 400 घरों को जला दिया गया। तो जो लोग 200 हिंदुओं को जला सकते हैं वो 45 को भी मार सकते हैं। मेरी बात में ज्यादा दम है बनिस्बत आंग सान सूची के, तो मेरी बात पे देश को यकीन करना चाहिए और आंग सान सूची जैसे लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये मानवता के हथियारे हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, और आंग सान सूची का नोबेल पुरस्कार वापस होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की पहली महिला आतंकवादी है। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, या ऐसे ही बोले चले जा रहे हैं बस? सर मैंने जो बोला है वो आपके चैनल पर बोला है, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आपने कर लिया होगा, आप आगे चलाएंगे भी, लोगों को सुनाएंगे भी। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने कहा कि बर्मा टेस्टेड है, बर्मा ने लाखों लोगों की हत्या की है, म्यांमार के बौद्धों ने लाखों लोगों की हत्या की है, हिंदूज को भी मारा है, ये बात साबित हो चुकी है। तो जो 200 हिंदुओं को पहले मार चुके हैं, ये साबित आपने कर दी है अपनी पार्टी के दफ्तर में बैठ के हैदराबाद में, आपने साबित की अपने पार्टी दफ्तर में बैठ के हैदराबाद। दुनिया को तो दिख नहीं रही, लेकिन आप लोगों को दिख रही है। तो कोई ओवैसी साहब ने कोई ऐसा टॉनिक पिलाया होगा आप लोगों को? मेरी बात पे यकीन करना चाहिए सर। मैं कह रहा हूं आपके पास तो, आप तो मीडिया वाले लोग हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। अभी हफ्ता भर पुरानी बात है कि 200 हिंदुओं को, रोहिंग्या हिंदुओं को बर्मा की जो बौद्ध थे, आतंकवादी थे, उन्होंने जिंदा जला दिया। 3-3 महीने के बच्चे थे, 6-6 महीने के बच्चे थे, साल भर के बच्चे भी थे, औरतें भी थी। तो आप बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जो लोग ये कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। ये तो रणनीति का हिस्सा है, ये तो एक इंटरनेशनल इजराइल यहूदियों की रणनीति है कि जिसके खिलाफ जाना हो पहले उसको हर मोर्चे पर बदनाम करो, बदनाम करने के बाद उसकी मुखालफत शुरू करो, उसकी मुखालफत शुरू करने के बाद पूरे दुनिया में उसको ये दिखाओ कि जैसे इससे बुरा आदमी और इससे बुरे लोग कोई नहीं है, और उसके बाद उस पर हमला कर दो। ये तो इजराइल की और अमेरिका की रणनीति है सर। तो मुफ्ती मंजूर जियाई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक प्रवक्ता के मुताबिक आंग सान सू की आतंकी हैं और उनका नोबेल पीस प्राइज वापस छीन लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर रोहिंग्या हिंदुओं की हत्या करवा रही हैं ताकि मुसलमानों को वहां से खदेड़ा जा सके। आप इनसे सहमत हैं? रोहित भाई, सबसे पहली बात तो हमारे भाई ने क्या कहा, आसिम ने, मैं तो आवाज़ नहीं आ रही थी उनकी मुझ तक, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपके जवाब में कि रोहिंग्या में रहने वाली सूची, जिन्होंने इतने सारे लोगों के कत्ल को देखने के बावजूद अपनी चुप्पी साध रखी है, ये बहुत ही भयानक है और बहुत ही तशवीशनाक है।
हमारे लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि अगर वो नोबेल इनाम के हकदार हैं और उनको नोबेल इनाम मिला है, बई बुनियाद मिला है कि लोगों ने उन्हें उनके बारे में अच्छी बातें की जब उन पर जुल्म हुआ या तशद्दुद हुआ। तो आज जब बर्मा के मुसलमानों या हिंदुओं या वहां के किसी बंदे पर भी जुल्म हो रहा है तो खुल करके उसकी आवाज आनी चाहिए थी। इस बात की तशवीश सिर्फ मुझ में नहीं या असदुद्दीन अवैसी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों में पाई जा रही है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। इंसानियत यहां पर सबसे बड़ा मजहब है रोहित भाई, और यहां पर बात यह है कि अगर इंसानियत की बुनियाद पर नोबेल इनाम उन्हें मिला था तो इस बात को लोगों के सामने रखा जाना चाहिए था कि आखिर वो इस बात की हिमायत क्यों कर रही हैं या फिर मुखालफत में खड़ी क्यों नहीं हो रही हैं। मुखालफत में खड़े होने के लिए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट हमारे और आपके लिए यह हो गया है कि हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू हमारे भाई हैं और कल भी थे, आज भी हैं। अगर उन भाइयों का कत्ल पूरी दुनिया में कहीं भी होगा तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हम सबको हो रहा है, हिंदुस्तानियों को हो रहा है कि वहां के हिंदुओं को भी वो उनकी गोलियां जब चलती हैं तो मुसलमान और हिंदू देख करके नहीं चल रही हैं, बल्कि उनकी गोलियां जब चल रही हैं तो इंसान को देख करके चल रही है। वहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ में रह रहे थे। और एक बात भी बनती है रोहित भाई कि मुसलमान हिंदुओं को क्यों मारे वहां पर? उन्हें भी मालूम है कि हमारी पनाहगाह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमें पनाह दे रहा है, तो वहां के हिंदुओं को मुसलमान मारेगा, ये तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है। ठीक सर, ठीक, वापस आता हूं आपके पास। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आप बात सुन रहे थे सैयद असीम बकार की, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त मैं आपके पास आया नहीं, अब अपनी बात आप कह सकते हैं। इतनी घोर निंदनीय बात करना और षड्यंत्र सिद्धांत के आधार पर भारत में बैठकर जिसे बर्मा और म्यांमार के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं हो, इस तरह की तीखा टिप्पणी करना संभवतः भारत का अपमान है। मैं उनकी तरफ से भारत को जो उन्होंने कलंकित किया है उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं आगे कहता हूं, आसीन विराटू नाम के एक बौद्ध भिक्षुक थे, वो मौसई इन बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट के थे। 2012 में 20 जुलाई को उन्होंने एक प्रेस बयान जारी किया और उस प्रेस बयान में पहली बार उन्होंने देखा कि 98 हिंदूज को, जो 18 परिवारों से थे, जिस मुस्लिम कैंप में रखा गया था, उनके साथ शारीरिक शोषण, उन पर अत्याचार, धर्म परिवर्तन और उनकी हत्या, ये 4 बातें की जा रही थी। हाँ, जिन लोगों के पास साथ विक्टिमाइजेशन हुआ, ठीक कहा गया, इंसानियत के आधार पर कौन उनको बाहर कर रहा है, कौन बाघ के मुंह में डाल रहा है, लेकिन उनको भारत की नागरिकता मिले, भारत में शेल्टर मिले, रिफ्यूजी स्टेटस मिले, ये हमारे राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के खिलाफ है, ऐतिहासिक और विरासत दोनों के खिलाफ जाता है। ठीक, संबित पात्रा, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई प्रवक्ता आंग सान सू की को लेकर क्या कह रहा है, मुझे लगता नहीं कि 2 देशों के संबंध पर उससे असर पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि यह आवाज भारत से जानी चाहिए कि यह आतंकवादी महिला है, नोबेल पीस पुरस्कार इसका वापस ले लेना चाहिए? और क्या मोदी विरोध में अब आंग सान सू की अगल बगल इधर उधर नवाज शरीफ के अलावा सबका विरोध करने लगेंगे क्या? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए। और मैं कहता हूं, जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग अभी ओवैसी जी के पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और जिस प्रकार अभी एक राष्ट्राध्यक्ष को, हमारे बगल वाले पड़ोसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को आतंकी महिला कह दिया और यह भी कह दिया कि उनके नोबेल प्राइज को वापस ले लेना चाहिए। देखिए, ये तो निंदनीय है, मगर इनसे एक्सपेक्टेड है। इनके लिए जाकिर नाइक पूजनीय है, इनके ये और इनके जो साथी हैं, इनके लिए ओसामा बिन लाडेन, अरे ओसामा बिन लाडेन के लिए हिंदुस्तान के न जाने कितने मस्जिदों पर वो नमाज जनाजा क्या होता है वो किया गया। बंगाल में ही देख लीजिए, ये जो इमाम बरकती है उसने नमाज जनाजा ओसामा बिन लाडेन के लिए किया। ये जो ओवैसी है, ओवैसी के लिए तो याकूब मेमन आतंकवादी था ही नहीं, ही वॉज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। और ये कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह के लिए जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए थे, ये तो बेचारे लोग थे। देखिए, हम लोग सरकार में हैं, रोज दिन बैठ के इनको सुबह से शाम तक भी मैं अगर पढ़ाऊं, सिखाऊं, समझाऊं, पूरा विश्व समझाए सिखाए तो ये नहीं समझने वाले। इनके लिए इस्लामिस्ट आतंकवादी होता ही नहीं है। वो सारे आतंकवादी वो एलियनेशन के कारण आतंकवादी बन गए हैं, वो तो बेचारे अच्छे लोग थे। इनके कारण अभी इन्होंने कहा बुद्धिस्ट आतंकवादी होता है, हिंदू आतंकवादी हो सकता है, हिंदू टेरर का कंस्ट्रक्ट बनाने की कोशिश की थी। इनको समझाने का समय खत्म हो गया साहब। ये क्या हम बैठ के इनको इटरनैलिटी तक समझाते रहेंगे? नाउ वी हैव टू कॉल द स्पेड अ स्पेड। अब इनके हकीकत को कि इस्लाम के नाम पर ये कुछ भी कर सकते हैं, देश को बांट सकते हैं, दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को और अपने राष्ट्राध्यक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। फहीम बेग, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक चीज, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, किसी के, ओवैसी साहब की पार्टी कुछ और चाहती हो सकती है, जो बीजेपी कर रही है वो उनको हो सकता है पसंद ना हो, उनके पास राजनीतिक तरीका है चुनाव का, मैदान में वो आमना सामना कर सकते हैं। लेकिन जब एक देश फैसला ले लेता कि ठीक है, हमने तय किया हम
नहीं चाहते बिना दस्तावेज के आने वाले आदमी को अपने यहां रखें, वो शरणार्थी नहीं माना जाएगा, तो उसके बाद बहस खत्म हो जानी चाहिए कि बहस शुरू होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में कहीं भी अगर इंसानों का कत्ल हो रहा है या बेगुनाहों को मारा जा रहा है तो वो किसी भी धर्म, जाति या रंग के हों, वो इंसान थे और इंसान है, और उनकी निंदा, उनके उस गुनाह की निंदा होनी चाहिए। और यहां पर अभी हमारे बहुत महाअनुभवों ने, भाजपा और आरएसएस वालों ने बहुत इल्जामात लगाए, अभी ओवैसी एंड कंपनी और जितने भी नाम पात्रा साहब ने लिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में इतने प्रकार के इनके मुंह से ये शब्द निकले, इस तरह की देश विरोधी बातें निकली, इस तरह से इन्होंने उसामा के लिए नमाजें पढ़ाई, या जो भी जितना भी ये कह रहे हैं, क्या मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय सरकार की तरफ से इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ? ये आज तक खुले क्यों छोड़े जा रहे हैं? आपने इनको लगाम क्यों नहीं लगाई? क्या आपकी मंशा है? क्या आप किस प्रकार से पूरे 5 वर्ष सियासत करके लोगों को इस तरह से बहकाते रहेंगे? आप नूरा कुश्ती करते रहिए और हम बेवकूफों की तरह आपको देखते रहें। मैं पूछना चाहता हूं हमारे श्रीमान प्रोफेसर राकेश सिन्हा से, आशिन विरुथु का इन्होंने नाम लिया, क्या उन्होंने उस वक्त उस व्यक्ति के शब्द देखे? टाइम मैगजीन ने अपने फ्रंट पेज पे उसको दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा भड़काऊ भाषण देने वाला व्यक्ति आशिन विरुथु, जिसने एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ अपने समुदाय को भड़काकर मानवों की हत्या कराई और अलग अलग उनके अंग काटकर उनके साथ बर्बरता की, तब इनकी मुंह में जबान नहीं आती। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमें किसी को यहां पे सहारा नहीं देना है तो अच्छी बात है, मगर उसको बदनाम करके विश्व में उसका जो चेहरा आप... ठीक सर, ठीक, 1.5 मिनट हो गया सर। आप अपनी सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो बदनाम कर रही है रोहिंग्या जो वहां से भाग के इधर आ रहे हैं। आप अपनी सेना को बदनाम कर रहे हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम कर रहे हैं इस चिंता में कि कोई उनको ना बदनाम कर दे। सर एक सेकंड सर, 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। अब मैं जरा सुशील पंडित से कमेंट ले लेता हूं। बर्मा से लोग आ रहे हैं जी, एक मौलाना कलकत्ता में खड़े होकर भाषण देते हैं कि जैसे 72 थे, 1.5 लाख भी मार सकते हैं हम लोग जी। हमारा रसूल एक है, उनका रसूल एक है, हमारी कुरान एक है, उनकी कुरान एक है। क्या केवल इसलिए कश्मीर से भगाए लोगों के लिए इंसानियत नहीं जागी थी फहीम बेग की, जो आज जाग रही है रोहिंग्या के लिए जी? कि आप लोग कुरान और रसूल को नहीं मानते? हाँ, सही कहा। फहीम बेग जी से गलती से 2-4 बातें सही निकल गई मुंह से कि अब तक हम इन पर मुकदमे क्यों नहीं चलाते, हमने इनको जेल में क्यों नहीं डाला, इनके अपराधों का संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों खुला छोड़ रखा है इनकी बकवास सुनने और सुनाने के लिए। बहुत सही पूछा फहीम बेग साहब आपने, लेकिन इतनी सी ही बात आपकी ठीक थी। और ये क्योंकि आपने तंजिया तरीके से पूछी है तो मुझे नहीं लगता कि आपका मन उसमें था। आपको कोई भी ऐसा सच पचता नहीं है जिससे आपको लगता हो कि उम्मा के किसी काम पर चोट हो रही हो। आप अपनी राष्ट्रीयता कहीं छोड़ के आ चुके हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति का रंग भाता है। आपने इस देश के हितों को तो दरकिनार कर ही रखा है। जिस इंसानियत की आप जोर जोर से दुहाई देते हैं उसके बारे में आप कतई ईमानदार नहीं हैं। सिरे से एक के बाद एक जितने भी प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, चाहे किसी पार्टी के हों या किसी अकीदे के हों, आप में रत्ती भर भी ईमानदारी नहीं है कि कोई व्यक्ति, एक औरत बांग्लादेश के कैंप में अपने मुंह से कह रही है कि मेरे परिवार के लोगों को मेरे सामने कत्ल किया गया, 8 लोग बचे हैं केवल, उनको जबरी इस्लाम कबूल करवाया गया। आपके कानों में जू नहीं रेंगती है? आपकी इंसानियत नहीं जागती? आपका जमीर नहीं जागता? आप टाइम्स मैगजीन का कवर तो देख पाते हैं, उस औरत के आंसू नहीं देख पाते जो रो रो कर बिलक बिलक कर कह रही है कि मेरे बेटों को मारा, मेरे भाई को, मेरे पति को मारा। इतनी ईमानदारी नहीं बची और आप इंसानियत की दुहाई देते हैं। ठीक, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक 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 ठीक, जवाब दे दो। हाँ, आप जवाब दे लीजिए उनको, जो फहीम बेग साहब ने आपसे सवाल पूछा, फिर असीम वकार के पास जाता हूं। मैं आपको एक बता दूं, मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड, राकेश जी आपका जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। जिस बौद्ध भिक्षुक की बात आप कर रहे हैं, उसी बर्मा की सरकार ने उसे 20 साल की सजा दी थी। मैं उस बौद्ध भिक्षुक की इंटीग्रिटी और उनके मेरिट पर नहीं जा रहा हूं। उन्होंने एक प्रेस बयान जारी करके एक इंपेरिकल फैक्ट रखा कि 98 हिंदू जो 18 हिंदू परिवार से थे, जिस कैंप में रखा गया, उनकी हालत है। और उसकी पूरी उस समय की जितनी रिपोर्ट थी, सबने उस हालत को सही पाया।
और उस हालत को सही पाने के बाद उस परिवार को वहां से शिफ्ट किया गया। मेरे कहने का तात्पर्य है, देखिए फहीम बेग साहब, कोई जो तो सरकार, आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, जो कैंप में जिन बिलखते बच्चों और महिलाओं को दिखाया जा रहा है, रोहिंग्या में 47% यूथ हैं। सारे टीवी चैनल्स ने किसी यूथ को नहीं दिखाया। कहां है कैंप में बच्चे और महिलाएं तो दिख रहे हैं, यूथ कहां है? मैं पूछना क्या सिर्फ बच्चे और महिलाएं आए हैं? चाहता हूं आप रोहिंग्या एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है। मैंने 3 नवंबर रोहित जी मैंने 3 नवंबर 1947 का लेटर कोट किया है, जो मिस्टर संजीवी जो कि आईबी के इंटेलिजेंस के इंचार्ज थे, सरदार पटेल को लिखा, जिसने लिखा कि 47 उस समय भारत के बॉर्डर पर रिवोल्ट करवाने की रोहिंग्या से तैयारी की जा रही थी। ये भारत सरकार को और सरदार पटेल को के सेक्रेटरी, आप सुन लीजिए, सरदार पटेल को लिखे के पत्र है। रोहिंग्या आज से नहीं, 28 फरवरी 1942 को 20,000 बौद्धों की हत्या रोहिंग्या ने किया था। 20,000 बौद्धों की 135 इंडिजियस ट्राइब्स में नहीं कहीं आते। आप किसको बदनाम कर रहे हैं? जिसका नाम नहीं उसको क्या बदनाम कर रहे हैं? एक सेकंड, वो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है। एक सेकंड फहीम बेग, आपने पहले सवाल पूछा, फिर जब वो आपके सवाल का जवाब देने लगे तो आप खुद ही चिल्लाने लग पड़े। यानी कि आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते, आप चिल्लाने के लिए बैठे हैं केवल। तो एक काम कर लेते हैं कि सबको कुल मिला के 40-45 मिनट में 3-3, 4-4 मिनट का समय मिलना ही है मुश्किल से, तो 4 मिनट में आपके पहले ही सुरक्षित कर देता हूं। आप चिल्लाते रहिए जितना चिल्लाना है, फिर छोड़ देते हैं एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला। मैंने तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले निवेदन किया, एक दूसरे के ऊपर ना बोले। जो कुछ सुनिए, मैं रोहित जी, आपके अलावा भी 5 लोग हैं सर, मगर आपके अलावा भी मुझे जवाब उधर से मुफ्ती मंजूर जियाई बैठे हैं, सैयद असीम बकार बैठे हैं। मेरी बात, उनकी पार्टी भी कहती होगी कि तुम चुप क्यों रहे, तुम क्यों नहीं बोले, लेकिन कम से कम वो इस बात का लिहाज कर रहे हैं कि मैं बोलूं तब जब दूसरा आदमी सुने। अगर उन्हें केवल अपनी बात कह के चले जाना होता तो वो भी बोल रहे होते। तो कम से कम इतना ध्यान रखें, आपने सवाल पूछा, उनसे जवाब मांगा, वो जवाब दे रहे हैं, आप वो जवाब सुने बिना लगातार बोलते चले जा रहे हैं। लगातार कोई सुने ना सुने, किसी को समझ में आए ना आए, एक लाइन में आप समझ रहे हैं इस बात को? एक लाइन में अपनी बात समाप्त करता हूं। अब 2 मिनट तो आपने खराब, मैं 2 मिनट खराब इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे दर्शकों को यह संदेश जाए कि वो जिसको देख रहे हैं वो कार्टून नेटवर्क पे नहीं आया है, वो न्यूज चैनल पे आया है, और उसको ये पता होना चाहिए न्यूज चैनल पे कैसे बात करनी होती है। जानते हैं प्लीज, दर्शक समझे इस बात को, दर्शक जानते हैं, इसलिए शांति रखें। कार्टून नेटवर्क पे जाना हो तो वहां जाया करें, न्यूज चैनल पे आए तो इस बात का लिहाज करें। प्लीज राकेश जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई तो मैं सही दसीम आप उन्हीं को बुलाया, प्लीज। ठीक है सर, ओके, सिर्फ 3 सेकंड में एक पंक्ति, शांति रखें। मुंह बंद करके बैठेंगे भाई, मुंह बंद करके नहीं, मुंह तमीज से खोले, सिर्फ इतना कहा। आप जाकर देख लीजिए रोहिंग्या काउंसिल का मीनिंग क्या है, जो कनाडा में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, इंडिया में रोहिंग्या काउंसिल एक्टिव है, उसकी डिमांड क्या है, चार्टर क्या है। आप देख लीजिए रोहिंग्या का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, जाकर पढ़िए, देखिए। ठीक है सैयद असीम बकार, आपने कहा आंग सान सू की आतंकवादी है, उनका नोबेल वापस छीन लेना चाहिए। बौद्ध आतंकवादी लगातार मार रहे हैं वहां पर। संबित पात्रा ने कहा कि आपको भगवा आतंकवाद दिखता है, आपको बौद्ध आतंकवाद दिखता है, लेकिन इतने साल में आज तक आपके मुंह से मुस्लिम आतंकवाद नहीं निकला, तो फिर कैसे मान लें कि आप इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानियत की नहीं लड़ रहे हैं? सर एक बार नहीं, 1,00,000 बार मैंने कहा होगा कि जो मुसलमान टेररिस्ट हैं हम उनकी भी मुखालफत करते हैं और उनको भी जिंदा रहने का हक नहीं है, चाहे वो कहीं किसी मुल्क में हो, हमारे मुल्क में हो या कहीं दूसरे मुल्क में हो। सर मैं राकेश सिन्हा जी बैठे इनके सामने कई बार हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, लश्कर तैयबा को, हिजबुल मुजाहिदीन को, बाकी तमाम लोगों को मैं बहुत मजम्मत कर चुका हूं, मैं इनकी सख्त मुखालफत करता हूं। दूसरी बात, एक बात और बोल दूं, देखिए ये रोहिंग्याज वाला जो मामला चल रहा है ये एकदम नया नहीं है, ये लगभग 2012 में शुरू हुआ था, आज 2017 चल रहा है। इस 5 साल में पूरे दुनिया में कभी जिंदगी में ये बात नहीं आई कि रोहिंग्याज, मुसलमान रोहिंग्याज हिंदू को मारते हैं। ना किसी हमारी एजेंसी ने कहा, ना कभी बर्मा से आवाज आई, ना मलेशिया से आई, ना श्रीलंका से आई, ना अमेरिका बोला, ना यूनाइटेड नेशन बोला। आज जब हिंदुस्तान में ये बात उठने लगी कि सिर्फ रोहिंग्या मुसलमान नहीं, रोहिंग्याज हिंदुओं को भी ये बौद्ध मार रहे हैं, तो उन्होंने एक रणनीति के तहत ये अपना प्लान कर दिया। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां टेररिज्म है, मैं मानता हूं इस बात को, ये एक नासूर है दुनिया में, इसको खत्म होना चाहिए, लेकिन ये बताइए हमारे मुल्क में भी है क्या? नक्सल नहीं है क्या? नागाज नहीं है क्या? उल्फा नहीं है
क्या सिख पंजाब में उग्रवाद नहीं था? क्या कश्मीर में नहीं है? क्या आप ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारी फौज क्या उन आतंकवादियों के घरों में घुसकर उनके 3-3 महीने के बच्चों की टांगे काटती है, उनके सर काटती है, उन्हें जिंदा पकाती है घर आग के ऊपर? ये इंसाफ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम लोग इस जुल्म के खिलाफ हैं, इस जो गैर इंसानी काम किया जा रहा है हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप हमें रोकते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब हिंदुओं के ऊपर आवाज उठने लगी कि हिंदूज को भी तो ये मार रहे हैं, तो एक रणनीति के तहत यहां पर ये किया गया है। और जो इनकी बातों में आ रहा है, मैं समझता हूं उसके दिमाग के बल्ब जल जाना चाहिए, उसको अपने रोशन दिमाग आप हिंदुओं के खिलाफ नहीं, आप बौद्धों के खिलाफ हैं। सर एक चीज और बता दूं, आप बौद्धों के खिलाफ हैं। वरुण गांधी ने भी इसकी मुखालफत की है सर, वरुण गांधी ने भी मुखालफत। वरुण गांधी ने तो बेचारे ने सफाई भी दे दी सर उसके बाद, लिखने के बाद, कि नहीं मैंने जो लिखा वो किसी और सोच से लिखा था, लेकिन उसको पढ़ा किसी और सोच से गया। पढ़ा कि नहीं आपने? उन्होंने ट्विटर पे सफाई दे दी बाद में। मैं लेख लेके बैठा हूं उनका, सोचा था संबित पात्रा से पूछूंगा इस पे सवाल जरूर कि आपकी पार्टी के नेता की ये जुबान है, आपकी जुबान कुछ और है, आपकी सरकार की कुछ और, लेकिन वरुण गांधी जी तो सफाई देने लग गए पहले ही। फिर मैंने आपसे कह दिया, उनके दिमाग, बीजेपी में बहुत से लोग इंसानियत के पैरोकार हैं, सब इनके जैसे नहीं है। बहुत से लोग इंसानियत के पैरोकार हैं, बहुत इंसानों की तरह सोचते हैं, बहुत लोग जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। आईएसआईएस के सरकार के सहमति से दिया आपने? रोहित जी, ओवैसी साहब हैदराबाद में क्या कर रहे हैं? सर एक सेकंड, हाफिज सईद को तो उन्होंने आतंकवादी कह दिया। अभी उनसे यह जानना भी जरूरी है कि आंग सान सूकी का नोबेल छीन के वो अबू बकर अल बगदादी को देना चाहते हैं या किसी और को? संबित पात्रा, पहले आप बोल लीजिए अपनी बात, आप बहुत देर से उंगली उठाए हुए, बोलिए। सर अबू बकर वापस आऊंगा तब पूछूंगा। सर सुन लीजिए, असीम साहब वापस आऊंगा, ये सवाल जिंदा रहेगा, ये सवाल जिंदा रहेगा सर। एक यहूदी है, पात्रा जी बेचैन हो रहे हैं। अल बगदादी एक यहूदी, नहीं सर सुन लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, ये सवाल जिंदा है ना, उसको दफनाया नहीं जा रहा है। सर मुझे बात करने में, नहीं आप सुन लीजिए, अभी सुन लेंगे, इसके बाद सुन तो लीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए। सर बात सुन लीजिए, सर बात सुन लीजिए। नहीं आप सुन, इसके बाद बोल लीजिएगा, कोई नहीं, कोई दफना नहीं रहा है इसके बाद। नहीं उस सवाल की हत्या नहीं की जा रही है, मानवीयता के नाम पे वो सवाल जीवित रहेगी। आप पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए रोहित भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तो यहाँ हमारे जो आए हुए हैं ओवैसी जी के प्रवक्ता, वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पहले तो उन्होंने ऐलान कर दिया, भूल जाइए म्यांमार की सरकार क्या कहती है, वहां की राष्ट्राध्यक्षा तो आतंकवादी है, मेरी बात को ही मानिए, मैं जो कहूंगा वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। फिर इन्होंने कहा चलिए मैंने हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया, चलिए फलाने को भी आतंकवादी घोषित कर दिया, मगर रोहिंग्या को आना पड़ेगा। अरे ये तो वही लोग हैं जो रात को 3 बजे जाके छाती पीट पीट के रो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि ये जो 20 साल आपने केस चलाया याकूब मेमन के खिलाफ, याकूब मेमन तो प्रूव्ड था ना भैया, वो तो रोहिंग्या मुसलमान तो अलग बात है, ये तो प्रूव्ड था ना। आप तो प्रूव होने के बाद भी उसको आतंकवादी मानने को तैयार नहीं थे। मैं यहाँ रात 12 बजे तक बाबू बजरंगी भी है, तो कौन सा ये मान जाएंगे? सर प्रूफ तो बाबू बजरंगी भी है, कितना आप फांसी दे रहे हैं उसको? मैं कंप्लीट कर लूं सर। बाबू बजरंगी का कन्फेशन देखा आपने? काम के बाद तहलका के कंप्लीट कर लूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा। मैं तो शांति से सुन रहा था, मैं शांति से सुन रहा था, मैं कंप्लीट नहीं करते, आपके पास बात ही नहीं, आप पास तर्क ही नहीं होता है, आप बात क्या करेंगे? कोई तर्क आपके पास नहीं है सर। मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। बाबू बजरंगी का तो कन्फेशन मौजूद है यूट्यूब पर, बाबू बजरंगी का नाम डालिए, खुद बता रहा है कि मैंने इतने लोगों को मारा है। कैसे पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उसको सजाए मौत होना चाहिए। असीम साहब देखिए, रोहित दीजिए, वरना फिर आप लोग एक दूसरे से उलझे रहेंगे, रोहित समय इसमें निकल जाएगा। रोहित जी पूरा कीजिए, संबित पात्रा, फिर मुफ्ती साहब के पास भी जाना। बोलिए रोहित जी, रोहित जी रोज शाम को हम डिबेट कर रहे हैं, क्या अभी तक हम सच नहीं जान पा रहे हैं, या सच जानते हुए भी हम लोग सच को सामना नहीं करना चाहते हैं? सच क्या है रोहित जी? मैं 2 सेंटेंस से बता देता हूं, डिबेट खत्म ही कर देता हूं ना। सच यह है कि यहाँ जो दोनों भाई हमारे बैठे हैं, वकार साहब और ये फहीम बेग साहब, इनको हम सेक्युलरिज्म के नाम पे हम तो दिल से इनको अपना भाई मानते हैं, मगर ये आज तक हमें भाई नहीं माने। सुन लीजिए, ये आज तक हमें भाई नहीं माने। इनके लिए रोहिंग्या मुसलमान बाकी देशों में कोई भी मुसलमान हो वो भाई है, ये हिंदू पिंदू कोई भाई नहीं है। ये अभी 20% है, जिस दिन ये 50% होंगे मुझे पहले धक्का बोलने दीजिए, सच बोलने दीजिए। मुफ्ती मंजूर जी, और ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये केवल शाम को डिबेट ही करते रहेंगे आप लोग। मुफ्ती मंजूर जी आई, संबित पात्रा कह रहे हैं हिंदुओं को भाई नहीं माना, रोहिंग्या को भाई मान रहे हैं जो बर्मा से आ रहे हैं। सर ये ब्रदरहुड है या इसी को मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम दिया दुनिया ने? 50% होने दीजिए। रोहित सरदाना, संबित पात्रा और इलाके सिन्हा, ओके पात्रा जी म्यांमार जाना पड़ेगा। पात्रा जी आपकी बात पूरी हो गई। तरीके से सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई तस्लीम किया है, और तस्लीम करने के बाद
तमाम चीजों को एक्सेप्ट किया है, लेकिन बात यहां तक है इंसानियत की। हिंदुस्तान के बाहर बर्मा में मरने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सब के सब हिंदुस्तानी मूल्य के हैं। अगर वो हिंदुस्तानी मूल्य के ना होते तो हिंदुस्तान नहीं जाएंगे तो साहब कहां जाएंगे? हिंदुस्तान एक बड़ा दिल लगता है और उसे अगर जगह यहां पर दे रहा है तो हम लोगों को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हमारे भाई आरएसएस के जो प्रवक्ता है बार-बार पड़पड़ा रहे हैं और परेशान हुए जा रहे हैं कि इन्हें बाहर भेज देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए। अरे सुनिए ना साहब, सुन लीजिए ना उनको। मतलब इस्लाम, मतलब आपने साहब हमने तो बड़ा भाई मान लिया ना, अब क्या परेशानी हो रही है? मान गए नहीं मान गए क्या आपके मूल में वेद है? आप हमारे भाई हैं, मानिए तो सुन लीजिए ना। अभी आपने कहा कि आप लोगों के मूल में हिंदुस्तान है, मतलब आपके मूल में वेद और गीता है। हमारी बात सुनिए ना पहले साहब। पात्रा जी प्लीज, अरे मुद्दे पे लीजिए, आप जानना चाहते हैं हमारे सवाल में जाने, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। आज जो मुद्दा है, ये मुद्दा यही है। प्लीज पात्रा जी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। पात्रा जी उनको पूरा कर लेंगे। अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार टोका टाकी करना। अब कोई आपके साथ टोका टाकी कर रहा है तो आप दूसरे के साथ कर देंगे, ये जायज नहीं है। प्लीज देखिए रोहित भाई, सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में बसने वाला बर्मा का मुसलमान हो या बर्मा का हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, हिंदुस्तान में ये सभी किस्म के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में एक हिंदू या हमारे 100 से ज्यादा हिंदुओं का वहां पर कत्ल किया गया, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं का कत्ल किया गया इसलिए वो नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है साहब, हिंदुस्तान बुद्धिस्टों का भी है, मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सारे मजहब के मानने वालों का है। हर उस शख्स का जिसने जुल्म किया और ज्यादती किया है उसकी हम मजम्मत करेंगे। लेकिन बात है वो 40,000 लोग जो रोहिंग्या के मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अगर हमने पहले से आए हुए वो थे तो पहले से हमने भगाया नहीं। आज बात आ रही है कि 500 या 200 या 100 लोगों को मार दिया गया। बड़ी शर्मनाक है, हिंदुस्तान को भड़काया जा रहा है और हिंदुस्तान भड़कने वाला नहीं है। राकेश सिन्हा के कहने से नहीं भड़केगा, हिंदुस्तान तो पहले भड़का हुआ है, वैसी साहब के कहने से अपना दिल बड़ा करके उनको पहले भी जगह दिया था, आज भी दिया और देता रहेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान तो पहले ही भड़का हुआ वैसी साहब के कहने से आप तीनों को देख के लग रहा है। फहीम बेग साहब, मुझे इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला। नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान अवैसी को अपना नेता अवैसी को नहीं मानता साहब। सर प्लीज, ये आप कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान उसको अवैसी को नेता मानते हैं। सिर्फ बात सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी राय रखी है, हमें भी अपनी राय रखने की आजादी है साहब। ठीक है सर, ये आप कह रहे हैं। फहीम बेग, मैंने जो सवाल उनसे पूछा था वो वैसे ही रह गया। ये मुस्लिम ब्रदरहुड इसी को नाम दिया गया क्या दुनिया भर में, जो आप लोग आज प्रस्तुत कर रहे हैं टीवी पर, अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी एजेंसियों के खिलाफ, अपने देश को नीचा दिखाते हुए आप लोग ये बता रहे हैं कि नहीं, जो उधर से आ रहा है उसने 100-200 आदमी मार भी दिए तो क्या हुआ, है तो हमारा आदमी। ना बिल्कुल। देखिए रोहित जी, मैं बिल्कुल आपके इन कथन से बिल्कुल खिलाफ हूं। हमने बिल्कुल नहीं कहा, और दोनों ने भी, तीनों ने, और जितने भी अलग अलग चैनल्स पे लोग बैठे हैं, किसी ने इस बात का एतराफ नहीं किया है कि मेरा मुल्क जो है वो नीचे है या मेरी सिक्योरिटी फोर्सेज। बिल्कुल सब बहुत अच्छे से मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरा मुल्क हमेशा से लोगों को शांति और अमन का पैगाम देता आया है और ये करता रहेगा। सरकारें बदलती रहती हैं, कोई परेशानी नहीं। ये हमारा देश लोकतंत्र पर चलता है और इसकी यही खूबी है कि यहाँ पर अंग्रेज भी आके राज करके गए, मुगल भी आके राज करके गए, और ये आने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं। मगर मैं एक बात से, संबित पात्रा जी ने मेरे दिल को आज आघात पहुंचाया है। इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को भाई नहीं मानते। अरे कितनी शर्म की बात है संबित पात्रा जी, हमारा ताना बाना ऐसे जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे, हमारे घर का पूरा माहौल, हमारी इस देश की संस्कृति और हमारा खून इस मिट्टी में शामिल है। आज आपने बहुत बड़ा ये कटाक्ष जो किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है। मेरा बड़ा भाई खड़ा होकर मुझसे कहता है कि तू मेरा भाई नहीं, जो 10 दिन से रोहिंग्या के लिए सुन लीजिए, पीट के रोए हैं, उसकी हकीकत बयां कर रहा हूं। अगर मेरा सगा भाई, तो इतने वर्षों तक आपको भाई मान रहा था संबित पात्रा जी, अगर मेरा सगा भाई आंसू बहा रहे हैं, मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, संबित पात्रा जी सुन लीजिए, मेरी मां के पेट से पैदा हुआ मेरा सगा भाई अगर मेरे देश के और मेरे लोगों के नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो सबसे पहले सजा देने वाला उसे मैं होऊंगा, चाहे वो मेरा सगा भाई। बात तो बताइए, होशो हवास और जिम्मेदारी। फहीम बेग साहब, होशो हवास में एक बात तो बता दीजिए। और आज आपने इतना बड़ा लांछन लगाया है, और बता आज आपने हिंदुस्तान की उस अस्मिता को ठेस पहुंचाई है सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। प्लीज सर, अब ये अस्मिता को ठेस पहुंचाना, खतरे में आ जाना धर्म का, ये सब चीजों से ऊपर उठिए। ये लोगों को डायलॉग याद हो गए आप लोगों के।
मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं होशो हवास में बात कर रहा हूँ, तो होशो हवास में ये बताइए यार ये सारी रोहित साहब, इंसानियत सर, आप चैनल सर ये पे सारी बैठकर इंसानियत भाषा मुझे का ये प्रयोग बता करेंगे दीजिए, तो सुन लूंगा। ये कश्मीर से अरे भगाए गए डायलॉग लोगों के लिए होंगे। क्यों नहीं जागी कभी ये आपकी? मेरे उनके लिए तो सासों आपको की ना आवाज सरहद है, पार जाना मेरे था, खून की ना वीजा आवाज है। पासपोर्ट चेक करना था, रोहित जी, वो थे आपके ये असली आपके भाई, लिए डायलॉग वो होगा। आपके पहले भाई मेरे थे, खून की उनके लिए आवाज तो है, आप कभी मेरे नहीं खड़े सासों हुए। की धड़कन है। बताइए कितनी बार आपने क्या बात कश्मीरी कर दी पंडितों के आपने? कैंप में जाके अरे कहा आप- कि मैं रोटी लाऊं आप तुम्हारे मेरे लिए, भाई को आज मैं खाना मुसलमान खिलाऊंगा तुम लोगों को? अरे आपने बोलिए ना सर, की टीआरपी के लिए बोलिए ना हिंदू सर, मुसलमान को लड़ा दो, बोलिए ना सर, राम को बोलिए ना हिंदू सर। अलग कर दोगे क्या? अब हकलाइए नहीं, सवाल का जवाब नहीं है तो पूरी हकलाइए ताकत नहीं, लगा दें। और रोहित हकलाइए जी, नहीं, अगर आप भी सवाल का खड़े हो जवाब जाइए। नहीं इस है देश बोलिए में कि हिंदू नहीं मैं मुसलमान कभी नहीं गया, एक थे, क्योंकि एक वहां मुस्लिम रहेंगे। ब्रदरहुड नहीं और दिखता हमें था मुझे। अंग्रेजों ने भी अलग बोलिए ना नहीं सर, कर पाए। बोलिए ना, बौखला क्यों रहे? अंग्रेज पीठ बोलिए ना दिखा सर। के चले गए मेरे देश से। सर अंग्रेजों की नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अंग्रेजों की जानकारी नहीं चाहिए मुझे, आपकी जानकारी चाहिए। आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? बताइए क्या किया? बोलिए कितनी बार आप कश्मीरी पंडितों के टेंट्स में गए कि आज मैं खाना खिलाऊंगा यहाँ पे? बोलिए कितने कश्मीरी पंडितों से आपने कहा कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, जैसे आप रोहिंग्या के लिए खड़े अपने दरवाजे खोल के? कौन है वो? बोलिए, है जवाब आपके पास? नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया कभी ऐसा। अरे अफसोस ये है आप लोग लोग नहीं हो। केवल और केवल उस अरे मौलाना हमारा की तरह दिखाते टीवी पे नहीं बैठ के हो। ज्ञान दे रहे हैं, जो वहां चिल्ला रहा था कलकत्ता में कि हम 72 मार सकते हैं तो 1.5 लाख भी मार सकते हैं, कोई रोहिंग्या को रोक के तो दिखाए। केवल आप लोग टीवी पे हिम्मत नहीं कर पा रहे वो बोलने की। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको आज कि आपकी भाषा और उस मौलाना की भाषा में कोई अंतर नहीं है। अरे सुनिए, सैयद हसीम वकार, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, बहुत हो गया आपका सर। सुनिए, उससे पहले सुशील पंडित कमेंट करना चाहते हैं। सुशील पंडित कमेंट कीजिए। बोलिए बहुत सर, भारी बोलिए। भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे फहीम बेग साहब, आप अस्मिता जैसा कुछ कह रहे थे। आपको मालूम है अकबरुद्दीन ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए तो क्या हशर करेंगे हिंदुओं का, तब किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। अरे तोगड़ी ने भी कहा था, बाबू बजरंगी ने भी कहा था, कोटनानी ने भी कहा था। हमारा अस्मिता की चिंता, हमारा आपको मालूम है क्या क्या सुनाई पड़ता है? क्या कहता है? जिसको आप बड़ा भाई मानते हैं उसके साथ क्या सुलूक करते हैं? फांसी लगाइए उनको, मालूम है हमें, फांसी लगाइए। टीवी चैनल पर आकर के जिस लफाजी का आप इस्तेमाल करते हैं और जहनियत कैसी है ये साफ दिखता है। अब मूर्ख बनाना बंद कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जरा बात सुनिए गौर से। 2008 में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए 2-3 एकड़ जमीन दी थी 14,000 फुट की ऊंचाई पर। लाखों जाते हैं तीर्थयात्री वहां, छीन ली गई वापस अमरनाथ श्राइन बोर्ड से। और उसी मुख्यमंत्री ने वहां पर 10,000 रोहिंग्या को बसाया, बिजली पानी के कनेक्शन दिए, आधार कार्ड बनवाया, बैंक अकाउंट खुलवाए। हिंदू भाइयों को, हिंदुओं को भाई कहना बंद कीजिए। आप भाई शब्द के ऊपर शर्म आनी चाहिए। थोड़ा सा सुशील पंडित जी, मुझे लगता है मुसलमान अपने कंधे पे बिठाकर अपने हिंदू भाइयों को ले जाता है माता के दर्शन नफरत कम कराने। कीजिए, आराम से बात कीजिए तो भी लोग सुनेंगे। माइक लगा है आपको, चिल्लाने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी आवाज वहां मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से रखें। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मोहब्बत दिख रही सर आपके मुंह पे, दिख रही मोहब्बत की मोहब्बत बात सारी। कीजिए, एक सेकंड, लोगों को सैयद छोड़ने हसीम का वकार काम कीजिए, देखिए, तोड़ने का नहीं। मैं चाहूं तो आवाज बंद करने को रिक्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन लोगों को दिखना तो चाहिए ना, पता तो लगना चाहिए लोगों को। इसलिए मैं आज नहीं कह रहा हूं कि आवाज बंद कर दें किसी की। सैयद हसीम वकार साहब, मेरा वापस वही सवाल कि क्या वो नोबेल पुरस्कार आंग सान सू की से छीन के अबू बकर अल बगदादी को दे दे सर? और आज आप कह रहे हैं रोहिंग्या बेचारे इधर से आए हैं, कल को आप कहेंगे ISIS वाले बेचारे भटके हुए नौजवान हैं, इनको भी रख लो यार। इन्होंने क्या बुरा किया है? इनको तो बगदादी ने भटका दिया था। सर बहुत अच्छा किया कि आपने सवाल दोबारा पूछा। ये मैंने तो कहा था सर, प्रॉमिस किया था मैंने तो भी मैं बोलता। 27 दिसंबर सन 2015, सर सुन लीजिए, मैं आपके चैनल पर डेट इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं, दीवाने हैं आपके चैनल के। मेरी बात को ऐसे ना माने, इसकी रिसर्च करें। 27 दिसंबर सन 2015 को फ्रांस की जो फ्रेंच गवर्नमेंट है, इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट वहां की लोकसभा में रखी गई और उसमें बताया गया कि अबू बकर अल बगदादी का जो असली नाम है वो है इलियट शिमोन और वो एक मोसाद एजेंट है, वो कोई अबू बकर बगदादी नहीं है। और इजराइल के कहने पर ISIL और ISIS के नाम से संस्थाएं बना के, आतंकी संगठन बनाकर यह कांड किया जा रहा है और पूरी की पूरी पुष्टपनाही जो है वो इजराइल की और अमेरिका की है। और फ्रांस के बाद क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो ने यह बात कही, यहाँ भी इस्लाम जनाब पुतिन साहब ने यह बात कही। पूरा कर लेंगे, और टोटल लोग जानते हैं कि अबू बकर अल बगदादी कौन है। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है सर, अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। अबू बकर वो बगदादी का बचाव कर रहे हैं, आपको उसमें भी एतराज है क्या? इलाज पात्रा जी, अगर उन्हें बगदादी आतंकवादी नहीं, उसमें भी एतराज है क्या? क्या होगा? आपको एतराज है क्या अगर उन्हें बगदादी से दिक्कत नहीं है तो?
नहीं, ये उन्हें तो बोलने तो दीजिए कम से कम। आप उनको बात तो पूरी करने दें। आप बिना इसमें हंसी उड़ाने लगते हैं। वो यहूदी है, ये जायज नहीं है, आतंकवादी है। ये जायज नहीं है सर। मोसाद के पिताजी हैं, ये बोल रहे हैं कि बगदादी में आतंकवादी नहीं है, ISIS भी आतंकवादी। वो अभी इस पे भी आएंगे कि 9/11 ओसामा ने नहीं कराया था, अमेरिका ने खुद करा लिया था। आंखें ये भी कह सकते हैं अभी। बता रहा हूं सर, मैं डेट बता रहा हूं। हाँ सर, ये भी बताइएगा 9/11 अमेरिका ने खुद कराया था, ओसामा का कोई आदमी था, उसे फंसाया गया। अबू बकर बगदादी भी आतंकवादी है। और सर फिर मैंने आपसे कह दिया, मैं तो बोल रहा हूं, अब आप भागे जा रहे हैं। नहीं सर, मैं तो मौका दे रहा हूं आपको समय खत्म होने के बाद भी। माया कोटनानी भी आतंकवादी है, दारा सिंह भी आतंकवादी है। सर जो लोग त्रिशूल बांटते हैं वो भी आतंकवादी हैं। जो इंसानियत के दुश्मन हथियार हैं, जो त्रिशूल बांट रहे हैं, भड़का रहे हैं, वो भी आतंकवादी हैं। जो सिर्फ वो आतंकवादी नहीं है जो आतंकवादियों के लिए आधी रात को खड़े हो जाते हैं कि साहब इनको छोड़ दो, सजा दे दी थी पर माफ कर दो। अब सिर्फ वो आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं इस देश में। समित पात्रा, जल्दी खत्म कीजिएगा अपनी बात, समय खत्म हो चुका है। फिर मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूं आपसे। फिर मैं आपसे नहीं सर, मैंने आपकी बात पे कोई एतराज नहीं किया। जैसे आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं सर, मैं भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूं। बाबू बजरंगी ने कन्फेशन किया है। मैंने कब मना किया कि बाबू बजरंगी का आतंकी कहना किसी को खराब लग रहा है? सुन लीजिए, बोलने दीजिए साहब। आप अपनी बात जैसे कहने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हूं। उसको फांसी करवाइए। आपने अपनी थ्योरी रखी सर, मैंने अपनी बात कही, बस इतनी सी बात है। सर उसके लिए फांसी के लिए बोलिए। नहीं सर, आप बुरा क्यों कर रहे हैं? फांसी सर मैं थोड़ी दूंगा, आप थोड़ी दे देंगे, टाइम मैगजीन थोड़ी दे देगा सर। जा रहा हूं फांसी कराने, टाइम मैगजीन थोड़ी दे देगा सर फांसी, जिसके आप पैरवी कर रहे हैं बैठ के। संबित पात्रा लास्ट कमेंट उसके बाद रखो सर आपके पास। देखिए समय खत्म हो रहा है, समय वेस्ट कर रहे हैं। बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। संबित पात्रा लास्ट कमेंट। संबित पात्रा लास्ट कमेंट। देखिए रोहित जी, मैं बोल लूं, बोलिए। देखिए रोहिंग्या मुसलमान को बचाने के लिए किस प्रकार की छटपटाहट इन लोगों में है। देखिए ये लोग आंग सान सूची से तो नोबेल प्राइज छीन लेंगे, और अभी बोलिए कि जाकिर नाइक को नोबेल प्राइज देना है, ये तीनों इतने खुश हो जाएंगे। जाकिर नाइक को नोबेल प्राइज अनाउंस कर दीजिए, ये तीनों देखिएगा वर्ल्ड के सबसे हैप्पीएस्ट पीपल होंगे। जाकिर नाइक को नोबेल प्राइज मिलेगा, ये चाहते हैं। नोबेल प्राइज आप बताइए, इन लोगों को बैठ के शाम को रोज कन्विंस करें हम लोग? बिल्कुल नहीं, इनको कन्विंस करना हमारा काम नहीं है। जनता कन्विंस्ड है, इनको एक्सपोज करना हमारा काम है। माया कोटनानी को दे दिया। आप लोगों ने तय कर लिया है कि क्योंकि पोल खुल रहे हैं इसलिए दूसरे की आवाज सुनने नहीं देनी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप लोग पहले ही अपना चेहरा सब सामने रख चुके हैं जनता के। आप बता चुके हैं कि आपको अपने देश के लोगों के प्रति भले ही कोई भावना ना जगती हो, सरहद पार से अगर कोई आतंकी का ठप्पा लेके भी आ रहा है, आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का खतरा भी उसके साथ है, तो भी आप उसके लिए खड़े रहेंगे। क्योंकि कलकत्ता में वो मौलाना साहब कह रहे थे इनका और हमारा कुरान एक है। राकेश सिन्हा, क्या सिर्फ यही बात है? देखिए, रोहिंग्या के कारण भारत के मुसलमान जिस तरह से उत्तेजित हो रहे हैं, लगता है कि वो भारत के पार्ट बन ही नहीं पा रहे हैं। मैं एक घटना बताता हूं। घाटी में जो रोहिंग्या के समर्थन में हिंसक प्रदर्शन हुआ, वो किस बात के लिए हुआ? इनकलाब पढ़िए उर्दू का अखबार, मसरीफ पढ़िए उर्दू का अखबार, रोजनामा राष्ट्र सहारा पढ़िए उर्दू का अखबार। उन उर्दू अखबारों ने क्या रोहिंग्या के बारे में लिखा? हिंदू मुस्लिम डिवाइड रोहिंग्या के कारण कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। रोहिंग्या सांप्रदायिक हैं, इंडोक्ट्रिनेटेड हैं, रेडिकल इस्लाम के हिस्से हैं। जो आए हैं उनके साथ इंसानियत बरतते हुए ही उनको बाहर किया जाएगा, लेकिन भारत में 1 इंच भूमि रोहिंग्या को नहीं दी जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये चीज सरकार को तय करनी है कि 1 इंच भूमि भी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। माफी चाहता हूँ सुशील जी, आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन समय से हम ओवर हो चुके हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सबकी बात सुनाई दे, लेकिन अगर पैनलिस्ट खुद तय कर लें कि नहीं हम अपना ही सुनाएंगे, दूसरे का नहीं सुनने देंगे, तो हम बहुत हद तक मजबूर होते हैं उस चीज़ को झेलने के लिए, जैसे आप यानी कि टीवी के सामने बैठे दर्शक मजबूर महसूस करते हैं कई बार।